हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर के एजुकेशन पढ़ेंगे मानव विकास की समझ। फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर मानव विकास विशेषता एवं विभिन्न अवस्थाएं। भूमिका है फ्रेंड्स। क्या विकास का अभिप्राय वृद्धि से है? कई बार हम विकास की अवधारणा और वृद्धि की अवधारणा को समान समझने लगते हैं। कई बार क्या होता है, हम विकास और वृद्धि की अवधारणा को समान समझने लगते हैं, परंतु यह विचार त्रुटिपूर्ण है। लेकिन यह विचार क्या है? त्रुटिपूर्ण है। ये एक और वृद्धि का अर्थ मात्र भौतिक शारीरिक वृद्धि से होता है, जहाँ वृद्धि का अर्थ मात्र भौतिक शारीरिक विधि से होता है, अपितु विकास एक वृहत अवधारणा है। और विकास क्या है? एक वृहत अवधारणा है जो वृद्धि को एक आयाम के रूप में अपने भीतर सम्मिलित किए हुए है, जो कि वृद्धि को एक आयाम के रूप में अपने भीतर सम्मिलित किए हुए है। यह निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से विकास और वृद्धि के अंतर को समझ सकते हैं। डिफरेंस पढ़ेंगे उसका कि हम विकास और वृद्धि को कैसे अंतर से समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, व्यक्ति के जीवन में जहां एक और वृद्धि की अवधारणा मात्रात्मक मापने के आधार पर ही मापी जा सकती है, वहीं विकास की अवधारणा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही मापकों पर मापी जा सकती है। वृद्धि को सिर्फ मात्रात्मक मापन के आधार पर ही मापा जा सकता है, लेकिन विकास को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही मापकों पर मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम अपने आस पड़ोस या अपने घर के ही बच्चों का अवलोकन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने आसपास के या अपने घर के ही बच्चों का अवलोकन कर सकते हैं। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो हम उसमें होने वाले शारीरिक बदलावों को मात्रात्मक रूप में माप सकते हैं। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो हम उसमें जो शारीरिक बदलाव है उसको मात्रात्मक रूप से माप सकते हैं। और यदि हमें यह जानना है कि बच्चे ने पिछले 6 महीनों में मित्र भाषा का क्या स्तर विकसित किया या वे किस प्रकार के संवेगों को प्रस्तुत कर पाता है, तो हमको गुणात्मक मापकों की भी आवश्यकता पड़ती है। हम मात्र किसी मापन यंत्र की सहायता से उसकी भाषा और संवेगों के विकास को नहीं जान सकते, अपितु हमें गहन अवलोकन की आवश्यकता पड़ती है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो हम उसके भाषा के स्तर पर विकसित किया जा सकता है या वे किस प्रकार के संवेगों को प्रस्तुत कर पाता है, तो हमको गुणात्मक मापकों की भी आवश्यकता पड़ती है। यह मात्र किसी मापन यंत्र की सहायता से ही उसकी भाषा और संवेगों के विकास को नहीं जान सकते, अपितु हमें गहन अवलोकन की आवश्यकता पड़ती है कि हमें गहरे अवलोकन की आवश्यकता पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, व्यक्ति के जीवन में वृद्धि परिपक्वता पर आकार स्थित हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में वृद्धि परिपक्वता पर आकार स्थित हो जाती है, परंतु विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? पूरी जिंदगी जो चलता है वो हमारा विकास है। व्यक्ति एक आयु के बाद शारीरिक रूप में बढ़ना बंद हो जाता है। व्यक्ति एक उम्र के बाद शारीरिक रूप में बढ़ना बंद हो जाता है। उसकी लंबाई एक आयु तक ही बढ़ती है और व्यक्ति की लंबाई भी एक आयु तक ही बढ़ती है। और ऐसे ही उसका शारीरिक ढांचा एक आयु तक ही विकसित होता है और ऐसे ही इसका शारीरिक ढांचा भी एक आयु तक ही विकसित होता है। अगर कोई असामान्य घटना ना हो तो यह वृद्धि स्थिरता की ओर चलने लगती है। अगर कोई असामान्य घटना ना हो तो ये स्थिति फिक्स्ड की ओर चलने लगती है, स्थिरता की ओर चलने लगती है। परंतु दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है और विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति में भाषा, सामाजिक कौशल, सांस्कृतिक विशेषताओं, वृद्धि, विचार, तर्कों एवं संवेगों में परिवर्तन और विकास बिना रुके जीवन के अंतिम दिवस तक चलता रहता है। और विकास क्या? बिना रुके जीवन के अंतिम दिवस तक चलता रहता है। इसी अवधारणा को अधिक बारीकी से समझने के लिए हम निम्नलिखित लघु शोध कर सकते हैं।
वृद्धि व्यक्ति के जीवन में होने वाली जैविक परिवर्तनों का परिचक होती है। वृद्धि क्या होती है? व्यक्ति के जीवन में जैविक परिवर्तनों का परिचक होती है, जबकि परिवर्तनों से यह तात्पर्य व्यक्ति में भौतिक परिवर्तनों से है जो व्यक्ति के शारीरिक अंगों के विकास से संबंधित है, और जैविक परिवर्तनों से यह तात्पर्य व्यक्ति के भौतिक परिवर्तनों से है जो व्यक्ति के शारीरिक अंगों के विकास से संबंधित है। वहीं विकास जैविक परिवर्तनों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा व्यक्ति के आचार और विचार में आने वाले परिवर्तनों का परिचक होता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्रणाली है, वे हमेशा ही एक गतिशील समाज के विभिन्न कारकों के प्रभाव में रहता है। क्या है? व्यक्ति एक सामाजिक प्रणाली है, वे हमेशा ही एक गतिशील समाज के विभिन्न कारकों के प्रभाव में रहता है। उसका आस पड़ोस, उसका परिवार, उसके मित्र आदि नियमित रूप से उसके विचारों और व्यवहारों को निर्धारित और निर्देशित करते हैं। और व्यक्ति के उसका आस पड़ोस, उसका परिवार, उसके मित्र आदि नियमित रूप से उसके विचारों और व्यवहारों को निर्धारित और निर्देशित करते हैं, जिसके कारण उसका विकास स्थिर नहीं हो पाता, और निरंतर गतिशील और परिवर्तनशील रहता है। और जिसके कारण क्या होता है? विकास निरंतर गतिशील और परिवर्तनशील रहता है। अर्थात हम यह सरलता से समझ सकते हैं कि व्यक्ति का विकास उसके वातावरण में उपस्थित कारकों द्वारा निर्देशित होता रहता है। और हम क्या समझ सकते हैं कि व्यक्ति का जो विकास है वो वातावरण में उपस्थित कारकों द्वारा निर्देशित होता रहता है। वृद्धि प्रकट होती है, इसलिए सरलता से चिन्हित की जा सकती है। अगर वृद्धि प्रकट होती है इसलिए सरलता से चिन्हित की जा सकती है, परंतु वहीं दूसरी ओर विकास गहन और जटिल होता है, और दूसरी ओर विकास जो है वो गहन और जटिल होता है, इसलिए ये सरलता से प्रकट नहीं होता, इसीलिए ये इजीली प्रकट नहीं होता। इसको जानने के लिए प्राय गुणात्मक शोध की आवश्यकता पड़ती है, और इसको जानने के लिए गुणात्मक शोध की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि वृद्धि का संबंध प्राय व्यक्ति के भौतिक परिवर्तनों से होता है, क्योंकि वृद्धि का संबंध प्राय व्यक्ति के भौतिक परिवर्तनों से होता है, इसीलिए वह प्रकट होती है। और इसीलिए क्या होती है? वह प्रकट होती है। उसको सरलता से मात्र देखकर पता लगाया जा सकता है, और उसको सरलता से मात्र देखकर पता लगाया जा सकता है। परंतु विकास का संबंध ऐसे परिवर्तनों से भी होता है जो प्रकट नहीं होते, और विकास का संबंध ऐसे परिवर्तनों से भी होता है जो प्रकट नहीं होते, जो कि दिखाई नहीं देते, अपितु भावनात्मक, संज्ञात्मक और संवेगात्मक होते हैं। और कैसे होते हैं? भावनात्मक होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं और संवेगात्मक होते हैं। उन्हें विषय में जानने के लिए आपको गहन अवलोकन की आवश्यकता पड़ती है, और उसको जानने के लिए आपको गहन अवलोकन की जरूरत पड़ती है। वृद्धि एक आयामी है, वहीं विकास बहुआयामी है। वृद्धि क्या है? एक आयामी है, और वहीं विकास बहुआयामी है। मानव विकास के अंतर्गत वृद्धि एक ही प्रकार के परिवर्तनों को परिभाषित करती है, और विकास के अंतर्गत वृद्धि एक ही प्रकार के परिवर्तनों को परिभाषित करती है, जिसमें भौतिक परिवर्तन ही प्रमुख है, जबकि दूसरी ओर विकास अपने अंदर कई प्रकार के परिवर्तनों को सम्मिलित किए हुए होता है, जो मानव जीवन को संपूर्णता में बुनते हैं। और विकास क्या है? अपने अंदर कई प्रकार के परिवर्तनों को लेकर चलता है, जो मानव जीवन को संपूर्णता में बुनते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि विकास और वृद्धि दो अलग अवधारणाएं हैं। इस प्रकार हम क्या समझ सकते हैं? जो विकास और वृद्धि हैं दोनों अलग अवधारणाएं हैं, परंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से बिल्कुल ही संबंधित नहीं है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि दोनों ही जो अवधारणाएं वो एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है। अभी तो जब हम दोनों ही अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, तो स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि वृद्धि के अंतर्गत जिन गुणों के मात्रात्मक विकास की बात की जाती है वे विकास के वृत्त अवधारणा के ही महत्वपूर्ण अंग है। इससे हमें क्या पता चलता है कि वृद्धि के अंतर्गत जिन गुणों के मात्रात्मक विकास की बात की जाती है वे विकास के वृत्त अवधारणा के ही महत्वपूर्ण अंग हैं। मानव विकास एक लंबे समय से विद्वानों की रुचि और जिज्ञासा का विषय रहा है।
क्या रहा है? मानव विकास एक लंबे समय से विद्वानों की रुचि और जिज्ञासा का विषय रहा है। विद्वान मानव विकास के विभिन्न पहलुओं, आयामों, विशेषताओं आदि के संबंध में परिकल्पनाएं प्रस्तुत करते रहे हैं। कुछ विद्वान हमें मानव विकास के अंतर्गत व्यक्ति के विभिन्न आयामों के विकास के विषय में बताते हैं, जिनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत सरलता से समझ सकते हैं। मानव विकास के विभिन्न आयाम। फर्स्ट इज शारीरिक विकास। मानव विकास एक महत्वपूर्ण आयाम शारीरिक विकास है। मानव विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम शारीरिक विकास है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के शारीरिक अंगों का बढ़ना और उनमें परिवर्तन आना महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित है, और जिसमें कि व्यक्ति के शारीरिक अंगों का बढ़ना और उसमें परिवर्तन आना महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित है। जन्म के बाद से व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि के मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं, और जब व्यक्ति का जन्म होता है, जब से ही उसकी लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि के मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों को प्राय वृद्धि की अवधारणा के अंतर्गत समझा जाता है, और इनको किसके अंतर्गत समझा जाता है? वृद्धि के अंतर्गत समझा जाता है। परंतु वृद्धि भी विकास का ही एक महत्वपूर्ण आयाम है, लेकिन वृद्धि ही विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है, इसलिए इसे भी विकास की अवधारणा के अंतर्गत समझा जा सकता है, और इसे भी विकास की अवधारणा के अंतर्गत ही समझा जा सकता है। पॉइंट इज शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण का विकास। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अपने शरीर की मात्रा कुछ क्रियाओं पर ही नियंत्रण होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका अपने शरीर की कुछ मात्राओं, क्रियाओं पर ही नियंत्रण होता है, जिसे में रोना और चूसना प्रमुख है, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह शरीर के अन्य क्रियाओं पर भी नियंत्रण विकसित करने लगता है, और बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो अपने शरीर की अन्य क्रियाओं पर भी नियंत्रण विकसित करने लगता है। धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों पर नियंत्रण, मूत्र एवं शौच क्रियाओं पर नियंत्रण, अपने पैरों की मांसपेशियों पर नियंत्रण आदि क्रियाएं प्रारंभिक विकास के प्रमुख उदाहरण हैं। क्या क्या उदाहरण हैं? धीरे धीरे हाथ पैरों की उंगलियों पर नियंत्रण, मूत्र एवं शौच क्रियाओं पर नियंत्रण, अपने पैरों की मांसपेशियों पर नियंत्रण आदि क्रियाएं प्रारंभिक विकास के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज भाषा का विकास। किसी भी व्यक्ति में भाषा का विकास एक जटिल प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति में भाषा का विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बच्चा अपने परिवार और समाज के हर कर भाषा को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है। बच्चा अपने परिवार की भाषा को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है। वे भाषा के सुनन और मौखिक कौशल का विकास अपने समाज में ही कर लेता है। मानव भाषा विकास पर मानववैज्ञानिक ने एक विस्तारित विश्राम प्रस्तुत किया है। जिसके अंतर्गत वे भाषा को सामाजिक निर्मित मानते हैं। उनके अनुसार बच्चा जब अपने परिवार और समाज के संपर्क में आता है तो वह भाषा को ग्रहण करता है। जब वह बच्चा अपने परिवार के और समाज के संपर्क में आता है, जब वह भाषा को ग्रहण करता है, यानी भाषा को समझने लगता है। वे भाषावादी चॉम्स्की के अनुसार बच्चा जन्म के साथ ही भाषा सीखने की कुछ क्षमताएं लेकर पैदा होता है, और जैसे जैसे वह बड़ा होता है इन क्षमताओं की सहायता से भाषा सीखने लगता है, और इन क्षमताओं के अनुसार वह भाषा सीखने लगता है। पियाजे भाषा के विकास को बौद्धिक विकास का एक पहलू मानते हैं। उनके अनुसार भाषा विकास के पूर्व व्यक्ति में वैचारिक क्षमता का विकास अनिवार्य है, क्योंकि विचार भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विचार जो है वो भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट पॉइंट इज संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास भी मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संवेगात्मक विकास भी मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्ति में संवेगात्मक गुणों का विकास स्वाभाविक रूप से होता है, और बच्चा इन्हें धारण करके ही पैदा होता है। परंतु प्रारंभिक अवस्था में बच्चा
साधारण संवेगों की ही धारणा किया होता है और जैसे जैसे बड़ा होता है और विभिन्न सामाजिक संस्कृत संस्थाओं के संपर्क में आता है तो वे जटिल संवेगों का विकास भी करता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह वैसे वैसे जटिल और संवेगों का भी विकास करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह एक बार में एक ही प्रकार के संवेगों को महसूस करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह एक बार में से एक ही प्रकार के संवेगों को महसूस करता है, परंतु अपने जीवन के अगले पड़ावों पर वह एक ही समय में विभिन्न प्रकार के संवेगों को महसूस कर पाता है। संवेगात्मक विकास का अर्थ संवेगों पर नियंत्रण से भी होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वह विभिन्न सामाजिक संस्कृत संस्थाओं के संपर्क में आता है तो वह जटिल संवेगों का विकास भी करता है। और बच्चा जब छोटा होता है तो वह एक बार में एक ही प्रकार के संवेग को महसूस करता है, परंतु जब जैसे जैसे वो अपने पड़ावों को पूरा करता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो वो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के संवेगों को महसूस कर पाता है। और इसे ही क्या कहते हैं, संवेगात्मक विकास का अर्थ संवेगों पर नियंत्रण से भी होता है। नेक्स्ट इज सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति का अपने समाज के साथ अंतर्क्रिया करने और विभिन्न सामाजिक व्यवहार और भूमिकाओं के विकास से है। सामाजिक विकास का तात्पर्य किससे? व्यक्ति का अपने समाज के साथ अंतर्क्रिया करने और विभिन्न सामाजिक व्यवहार और भूमिकाओं के विकास से है। कि अपने समाज की अंतर्क्रियाओं और विभिन्न प्रकार के जो व्यवहार, समाज के व्यवहारिक व्यवहार है, उनकी भूमिकाओं के विकास से है। एक बच्चा जब बच्चा पैदा होता है तो वह सर्वप्रथम अपने परिवार के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो अपने परिवार के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास करता है और धीरे धीरे वे अपने समाज, विद्यालय, कार्यस्थल, सार्वजनिक भाषाओं आदि का अवलोकन करके और उनके साथ संवाद स्थापित करके एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकास करता है। जब बच्चा सबसे छोटा होता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार के साथ संवाद करता है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह फिर अपने समाज, विद्यालय, कार्यस्थल, सार्वजनिक भाषाओं आदि का अवलोकन करके उनके साथ संवाद स्थापित करता है, एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकास करता है। यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि व्यक्ति का सामाजिक विकास उसके कुछ कौशलों और क्षमताओं के विकास से संबंधित है। और एक बात ये भी समझनी जरूरी है कि व्यक्ति का सामाजिक विकास है वो उसके कुछ क्षमताओं के विकास से भी संबंधित है। एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकास करने के लिए व्यक्ति को संप्रेषण कौशल, सामंजस्य स्थापित करने का कौशल, संवेगात्मक अभिव्यक्ति और अनुभूति की योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता आदि को सीखना होता है। क्या होता है व्यक्ति के लिए? सामंजस्य स्थापित करना का कौशल, संवेगात्मक अभिव्यक्ति और अनुभूति की योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता आदि को सीखना होता है। नेक्स्ट इज संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय व्यक्ति की विभिन्न बौद्धिक क्रियाओं से है। इससे व्यक्ति की विभिन्न बौद्धिक क्रियाओं से है, जिसमें वे तर्क विचार प्रक्रियाएं, संवाद, अवलोकन, समस्या समाधान, निर्णय लेना आदि की क्षमताओं को अर्जित करता है। क्या करता है संवेगात्मक विकास में बच्चा? जिसमें वे तर्क विचार प्रक्रियाएं, संवाद, अवलोकन, समस्या समाधान, निर्णय लेने आदि की क्षमताओं को अर्जित करता है। संज्ञानात्मक विकास पर विद्वान जीन पियाजे ने विस्तार से कार्य किया है। उन्होंने जीन पियाजे ने इस पर विस्तार से कार्य किया है। पियाजे ने विस्तार से बताने का प्रयास किया है कि बच्चा किस प्रकार से विभिन्न बौद्धिक प्रक्रियाओं की विकास यात्रा करता है, और नवीन ज्ञान एवं अनुभवों के साथ अंतर्क्रिया करता है, और कैसे बच्चा नवीन ज्ञान और अनुभवों के साथ अंतर्क्रिया करता है। पियाजे ने अपना सिद्धांत 4 अवस्थाओं की सहायता से प्रस्तुत किया। ये 4 अवस्थाएं संवेदी पेशीयावस्था, पूर्व संस्क्रियात्मक अवस्था
मूत्र संस्क्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संस्क्रियात्मक अवस्था है। फ्रेंड्स, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस तरह और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।